चलिए आज बात करते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य की और उसके सबसे मशहूर शासक अशोक की। ये एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जिसकी शुरुआत तो हुई तलवार की धार से, लेकिन जिसका अंत हुआ कॉन्शियस यानी विवेक की आवाज पर। सोचिए जरा, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव ही हिंसा पर रखी गई थी, वो अचानक शांति का सबसे बड़ा पैरोकार कैसे बन गया? एक विजेता जिसने हजारों जानें लीं, वो इतिहास के सबसे महान शांति दूतों में से एक कैसे कहलाया? चलिए इसी हैरान कर देने वाले ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी में उतरते हैं। तो मौर्यों के आने से पहले का भारत कैसा था? देखिए, उस वक्त का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था वो आज से बिल्कुल अलग था। इसे एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात समझिए, जिस पर कई ताकतवर राज्य अपनी अपनी चालें चल रहे थे। इन राज्यों को कहते थे महाजनपद। कुल मिलाकर 16 बड़े बड़े राज्य थे, जैसे काशी, कौशल, गांधार, और ये सब आपस में लगातार कंपीट करते रहते थे। लेकिन इन सब में से एक ऐसा था जो बाजी पलटने वाला था, जो सबको पीछे छोड़कर आगे निकलने वाला था। और वो राज्य था मगध। अब देखिए, मगध के सुपर पावर बनने के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि एक पूरा सक्सेस फॉर्मूला था। सबसे पहले तो इसकी ज्योग्राफी, नदियों और पहाड़ों से घिरा एक नेचुरल फोर्ट्रेस जैसा। फिर यहां लोहे के इतने भंडार थे कि उस जमाने के सबसे बेस्ट हथियार यही बनते थे। और इन हथियारों को चलाने के लिए थी एक जबरदस्त सेना, 2 लाख से ज्यादा सैनिक और हजारों युद्ध हाथी। और सबसे बड़ी बात, इन सब को लीड करने वाले थे बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे काबिल और एम्बिशियस राजा। तो मगध की इसी ताकत के दम पर मौर्य राजवंश ने भारत के पहले यूनिफाइड एम्पायर की नींव रखी। तो इस डायनेस्टी की शुरुआत की चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BCE में। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे और फिर 268 BCE में तख्त पर आए बिंदुसार के बेटे अशोक। अशोक को विरासत में एक इतना बड़ा और मजबूत साम्राज्य मिला जिसके किस्मत वो हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। अच्छा, एक सवाल आता है कि ये सब बातें हमें पता कहाँ से चलती हैं? तो देखिए, इसके लिए हमारे पास कई सोर्स हैं। एक तो मेगास्थनीज नाम के एक ग्रीक एम्बेसडर थे, उनकी किताब है इंडिका। फिर है कौटिल्य का मशहूर ग्रंथ अर्थशास्त्र, जो स्टेट क्राफ्ट पर एक पूरी गाइड है। और विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस भी है। ये सब मिलकर हमें उस दौर की एक क्लियर पिक्चर देते हैं। चलिए अब कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। वो था अशोक का कलिंग पर किया गया हमला। ये बात है 261 BCE की। सम्राट अशोक ने कलिंग यानी आज के ओडिशा को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी सेना भेजी। ये मौर्य साम्राज्य के एक्सपेंशन की आखिरी लड़ाई होने वाली थी, पर इसके जो नतीजे निकले वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। ये युद्ध कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, सैनिक और आम नागरिक सब। और ये यहीं खत्म नहीं हुआ। करीब करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया, उन्हें उनके घरों से उखाड़ फेंका गया। मतलब तबाही का स्केल अनबिलीवेबल था। कहते हैं जब अशोक ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो जीत का सारा नशा उतर गया। उसकी जगह ले ली गहरे दुख और पछतावे ने। बैटलफील्ड पर मिली ये जीत असल में सम्राट के अंदर की हार थी। और बस यही वो पल था जिसने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी पछतावे की आग से एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पैदा हुआ। अशोक ने तय किया कि अब वो तलवार से नहीं बल्कि कॉन्शियंस से राज करेंगे, एक मॉरल कोड के जरिए, जिसे उन्होंने नाम दिया धम्म। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था। अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की आवाज को छोड़कर धम्म घोष यानी नेकी और नैतिकता की आवाज को अपना लिया। मतलब अब कॉन्क्वेस्ट लड़ाई से नहीं बल्कि दिल जीतने से होगा, राइचियसनेस से होगा। तो ये धम्म था क्या? देखिए, ये कोई नया रिलीजन नहीं था, ये एक मॉरल कोड था, एक नैतिक रास्ता था जिसमें सभी अच्छी बातों का सार था। इसके कोर प्रिंसिपल्स बिल्कुल सिंपल थे। पहला, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। दूसरा, सभी का सम्मान, माता पिता, गुरु, बड़े बुजुर्ग। तीसरा, टॉलरेंस यानी सभी धर्मों और विचारों का आदर करना। और सबसे जरूरी, पब्लिक सर्विस यानी ये मानना कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई करना है। अब अशोक चाहते थे कि उनका ये मैसेज, ये बदलाव सिर्फ उनके साथ खत्म ना हो जाए बल्कि सदियों तक जिंदा रहे।
और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही यूनिक तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया कि अपने धम्म के सारे प्रिंसिपल्स बड़े बड़े पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिए और उन्हें पूरे अंपायर में जगह जगह लगवा दिया। ये एक तरह से उस जमाने का पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था, ताकि उनका मैसेज हर आम इंसान तक पहुंच सके। लेकिन अशोक सिर्फ पत्थर पर लिखवा के ही नहीं रुक गए, उन्होंने इस फिलॉसफी को एक्शन में बदला। धम्म महामात्य नाम के स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, जिनका काम ही था लोगों को ये बातें सिखाना। आम लोगों के लिए अस्पताल, कुएं और सड़कें बनवाईं, और तो और इस पीस मैसेज को अपने देश से बाहर भी भेजा, श्रीलंका, सीरिया, इजिप्ट तक। इसके लिए उन्होंने अपने दूत भेजे, जिनमें उनके अपने बेटे और बेटी भी शामिल थे। तो अशोक की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या एक लीडर का हार्ट चेंज, उसका हृदय परिवर्तन सच में इतिहास का कोर्स बदल सकता है? अशोक की लेगेसी हमें यही दिखाती है कि जब पावर पर कॉन्शियंस हावी हो जाता है, जब सत्ता पर विवेक का राज होता है, तो वो सिर्फ एक साम्राज्य को नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन सकता है।